मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11। भारत और हाजिरों लेकर डंके की चोट पर एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हर सवाल का जवाब हम पूछते हैं और हर जानकारी पहुंचाते हैं और साथ में कोशिश करते जानने की कि आखिर उस सच्चाई क्या है, किसी भी खबर के पीछे की सच्चाई क्या है। और हर बात हम कहते हैं डंके की चोट पर, क्योंकि हमारे पास होते हैं तथ्य, हमारे पास होते हैं सबूत, हमारे पास होते हैं हर जानकारी। और इसीलिए हम लेकर आते हैं हर दिन किसी खास खबरों में डंके की चोट पर, जिसमें करते हैं उस खबर की पड़ताल। तो शुरू करते हैं डंके की चोट पर। तो आज बात करेंगे हम पूजा के पाप की। जहां पूजा का ये पाप रोगी तो था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए थे, जान नहीं पाए थे। लगता था बहुत होनहार आईएएस है वो, लगता था बहुत काबिल आईएएस है वो, और इसीलिए सरकार किसी की भी रहे वो चहेती होती थी, उनको बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि उस जिम्मेदारी के पीछे क्या क्या छुपा होता था, किस तरीके सब कुछ किया जाता था। वो चहेती थी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे चहेते भी उन्होंने पाले होंगे। तो अब पूजा के पाप लोग के हर भागीदार को बेनकाब करेंगे हम। पूजा सिंघल के पति अभिषेक और सीएस सुमन से ईडी इस वक्त कड़ाई से पूछताछ कर रही है। दोनों से पहले अलग अलग और फिर आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ऐसे में हर राज से पर्दा उठेगा, लेकिन क्या है ईडी के सवाल और क्या है सुमन अभिषेक के जवाब, इसको जानने के लिए हमें एक रिपोर्ट आपके लिए हमने तैयार किया है। वो रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पूरी कहानी की पड़ताल हम करेंगे। पूजा के पाप लोक में क्या क्या होता है वो भी खुलासा करेंगे। एक रिपोर्ट पहले। चल रहा सीएस सुमन, खुल रहा राज। सुमन के खुलासे से हर राज का पर्दाफाश। पूजा के पापलोक के भागीदार हो रहे बेनकाब। अभिषेक और सुमन से ईडी के सवाल जवाब। अब नहीं बचेंगे राजदार। पूजा के पापलोक के सब भागीदार हो रहे हैं बेनकाब, क्योंकि अब सीएस सुमन कुमार सिंह की झूठ पकड़ी जाएगी। अभिषेक झा भी नहीं बोल सकेंगे झूठ। दोनों से अलग अलग कमरों में बैठाकर फिर आमने सामने बिठाकर ईडी ने सवाल जवाब किए हैं। दोनों पर ईडी ने सवालों की बौछार कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पूजा के पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह से कई सवाल किए हैं। ईडी ने पूछा है जो पैसे मिले हैं उसके सोर्स क्या है, किन किन लोगों से सुमन का है संपर्क, किन अधिकारियों से सुमन के हैं संबंध। बरामद दस्तावेजों को लेकर भी पूछताछ। अभिषेक से भी ईडी के सवाल जवाब। दस्तावेजों और पैसों के साथ संबंध पर पूछताछ। पल्स हॉस्पिटल को लेकर भी सवाल जवाब। रविवार को हिनू स्थित ईडी के इसी कार्यालय में दिन भर गहमा गहमी देखने को मिली, जहां पूरे मामले को लेकर के अभिषेक झा, जो कि ईडी के द्वारा सम्मन जारी किया गया था अभिषेक झा पर, उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 9 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभिषेक झा से लगातार जहां पूछताछ की जा रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज ईडी की टीम पूरी रात अभिषेक झा से पूछताछ कर सकती है। हालांकि 9 घंटे के अधिक बीत जाने के बाद कई सवालों के जवाब जो है वो ईडी तलाश रही थी और ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है, जिसके आधार पर सवालों का जो सिलसिला है वह बदस्तूर जारी है। तो वहीं दोपहर होते होते इस पूरे मामले में सीए जो है सुमन कुमार, उसे ईडी के ऑफिस में लाया गया। 5 दिनों की रिमांड मिली थी। इस रिमांड के दौरान लगातार सुमन कुमार से भी पूछताछ की गई। दिन भर इस चली पूछताछ के दौरान दोनों लोगों को कई बार आमने सामने बैठा करके पूछताछ की गई, तो कई बार ऐसा भी रहा कि लोग दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा करके लोग जो थे ईडी के जो कर्मी थे, पुलिस अभिषेक और सुमन से पूछताछ के बाद कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कई राज से पर्दा उठ सकता है, कई सफेद पोश बेनकाब हो सकते हैं। इस बीच ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के मोबाइल को जब्त कर लिया है।
बड़ा सवाल उठता है कि जो सवाल के जवाब ईडी तलाश रही है, क्या इन दोनों ने उन सवालों के जवाब दिए हैं? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामले को लेकर के जहां अभिषेक झा से कड़ी पूछताछ की गई, तो वहीं सुमन से कई जो फंडिंग है, जो नगद बरामद किए गए थे, ये जो निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए थे, उनसे जुड़े तमाम चीजें जो हैं वह पूछताछ के दौरान खंगालने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से ईडी के इस ऑफिस में रविवार को दिन भर गहमा गहमी देखने को मिली, सुबह 9 बजे से लेकर के अभिषेक झा से पूछताछ की गई, तो दोपहर होते होते इस पूरे मामले में सीए सुमन कुमार को पूछताछ के लिए लाया गया, चूंकि रिमांड में 5 दिनों की ली गई थी। इसके आधार पर लगातार दोनों से कड़ी पूछताछ ईडी ऑफिस में की जा रही है। सहयोगी कौशल नारायण के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो चलिए इमरान के पास चलते। हमारे सहयोगी इमरान इस खबर को लगातार कवर करे, लगातार इस पर नजर बनाए हुए और हर एक कड़ियों को जोड़ते हुए और अपने सूत्रों के जरिए वो बहुत सी जानकारी वो अब तक हम तक पहुंचा चुके हैं। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से इमरान के पास ही पहुंचते हैं और जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि अब इमरान जो ये पूछताछ की बात हम लगातार कर रहे हैं, सुबह से हमें ये जानकारी मिल रही है कि पहले अलग अलग, उसके बाद एक साथ सामने बिठाकर क्रॉस चेक किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है। क्या ये पूछताछ का सिलसिला आगे भी अभी जारी रहेगा या अभी आज के लिए वो पूछताछ को रोक दिया गया है? बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ये पूछताछ शुरू हुई है अभिषेक झा से, जहां सुबह में पूछताछ शुरू हुई थी, अब 10 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी अभिषेक से लगातार ये ईडी के ऑफिस पे पूछताछ की जा रही है। तो सही जो कई सवाल हैं उन सवाल के जवाब तलब किए जा रहे हैं। तो वहीं सीए सुमन कुमार को दोपहर 1 बजे ईडी के ऑफिस में लाया गया। इस ईडी के ऑफिस में सुमन से भी कई सवाल किए जा रहे हैं। चूंकि सुमन के पास सीमित समय है, 5 दिनों के रिमांड पर ईडी की टीम लाई गई है, ईडी के द्वारा रिमांड पर लिया गया है। इस रिमांड के जरिए ईडी कोशिश कर रही है कि उन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जाए, निकाले जाए जो सीए सुमन कुमार के पास मौजूद हो सकते हैं। जैसे जो 19 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए गए हैं, उसके घर से ही सिर्फ 17.5 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए गए थे सुमन कुमार के घर से छापेमारी के दौरान, जिनको 7 अलग अलग बक्सों में बंद करके ईडी की टीम वापस अपने पास लाई थी। उन्हीं घर से अलग अलग कमरों से, अलग अलग जगहों से कई सरकारी दस्तावेज और कई अन्य चीजें जो हैं वह बरामद किए गए थे। कई जो फाइल्स है या डायरी है, ये सारी चीजों को लेकर के ईडी की जो टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है कि सुमन से ये सारे सवालों का जवाब दिया जाए कि जो 17.5 करोड़ रुपए आपके पास से बरामद किए गए हैं वो पैसे किनके हैं, कहां से आए और इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाना था। अगर इस्तेमाल नहीं किया जाना था तो इन पैसे जो हैं वो किन किन के अधिकारियों के हैं या किन लोगों के हैं, ये सवाल तलाशने प्रमुखता से की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जहां है अभिषेक की बात करें, अभिषेक झा की, तो इनसे ईडी की कोशिश है कि जो सम्मन के जरिए आज इनको यहां पे बुलाया गया, क्योंकि जब ईडी के द्वारा छापेमारी की शुरुआत की गई थी तो पूजा सिंघल के आवास, पल्स हॉस्पिटल के जगह, पल्स हॉस्पिटल्स में सुमन सिंह के घर पर और काके रोड में, इन तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। लेकिन सबसे अधिक लंबे समय तक जो छापेमारी चली थी वो पल्स हॉस्पिटल में चली थी। अब पल्स हॉस्पिटल के संचालन में अभिषेक झा की महत्वपूर्ण रोल है, अदा करते हैं। तो ऐसे में पल्स हॉस्पिटल से जुड़े जो गड़बड़ियां हैं, चाहे वो जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों की बात करें या फिर फाइनेंशियली गड़बड़ियों की बात करें, वो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ईडी की टीम जो अभिषेक झा को ईडी के दफ्तर में सुबह 9 बजे बुलाया गया और अब तक उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनसे कि जो अब तक की जानकारियां दी गई थी, जो लोन के जरिए हॉस्पिटल को बनाने की बातें कही गई है, लेकिन इस हॉस्पिटल को बनाने में 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्चे आए हैं। तो उन खर्चों के हिसाब किताब में कितने वो अपने आप को उतार पाते हैं, कितने बता पाते हैं ईडी को, इन सारी चीजों को बताया तो ये भी जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अभिषेक झा को हर एक चीजें जो है वो रिटन में जवाब देने, कल को आप मुकर नहीं सकते हैं, कल को आप भाग नहीं सकते हैं कि हमने ये सारी चीजें नहीं कही हैं या फिर हमारे साथ ये सारी चीजें नहीं कही गई थी हमारे वक्त में। इसलिए प्रयास ये की जा रही है कि रिटर्न में हर चीजों के सवाल के जो जवाब है वो लिया जा सके। तो कहीं ना कहीं रविवार का दिन ईडी के इस दफ्तर के बाहर जहां से हम इस वक्त खड़े हैं, दिन भर काफी गहमा गहमी मिली और आज रात्रि के 8 बजे तक जो स्थिति है वो लगातार पूछताछ का जो दायरा है वो लगातार बदस्तूर जो है वो जारी है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में सोमवार जो कि सप्ताह का पहला दिन है, वर्किंग आवर शुरू होता है, तो ये ईडी के लिए और उन लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार से जुड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। चूंकि इस
पूरे मुश्किलें बढ़ाने के बाद में IAS अधिकारी पूजा सिंघल का नाम भी सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। तो ऐसे में उनके जुड़े तमाम जो सवाल हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि IAS पूजा सिंघल को भी इस ईडी दफ्तर के द्वारा तलब किया जा सकता है और यहाँ पर आकर के उनसे पूछताछ की जा सकती है, यहाँ बुलाया जा सकता है। हालांकि अब इस पर वक्त है, चूंकि 2 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो हो सकता है कि जब एक व्यक्ति को, जिसमें सुमन सीए हैं, उनको अगर बिरसा मुंडा कारा जेल में वापस पूछताछ के बाद भेज दिया जाता है और अभिषेक को वापस न्यायिक हिरासत में लाने के लिए उसे गिरफ्तार की जाती है, तो उसके तीसरा नंबर अगर किसी व्यक्ति का या किसी आरोपी का इस पूरे मामले में आ सकता है, तो वो है IAS अधिकारी पूजा सिंघल, क्योंकि उस पर इस दबिशें लगातार बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में पूजा सिंघल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ सकती है, जो जानकारियां अब तक निकल के आ पा रही है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर के जिस तरह से ईडी की टीम ने दिन भर आज काम किया और पिछले 3 दिनों से 72 घंटों से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और कई दस्तावेजों को बरामद किया, उसके बाद से लेकर अब तक ईडी की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और कई सफलताएं भी मिली हैं। ऐसे देखना दिलचस्प होगा कि संपत्ति अर्जित की है पूजा सिंघल, उसके साथ साथ क्या जो शेल कंपनियों की बात सामने आ रही है उसके लिए भी पूछताछ शुरू है, वो भी चल रहा है, उसका मामला भी। ईडी जब भी काम करती है तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो मामले हैं उनको अक्सर वेरीफाई ईडी के द्वारा की जाती है। तो ऐसे में PMLA एक्ट के तहत जो भी मामले बनते हैं उन तमाम मामलों को वेरीफाई किया जाएगा। सेल कंपनियों के जरिए अगर आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए आप अगर जुटा रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन तमाम पूछताछ का जो दायरा है ये भी बढ़ाया जा सकता है। तो ईडी के द्वारा लगातार बड़ी कार्रवाई राजधानी रांची में की गई थी, जिनका दायरा जो है वो हर एक बिंदु पर देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो सेल कंपनी हो, पल्स हॉस्पिटल हो, पूजा सिंघल हो, या वैसे तमाम जो लोग जिनके नाम इस केस से जुड़े हैं उन तमाम लोगों की जानकारियां इससे जुटा रही है और आने वाले दिनों पर इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से लेकर के झारखंड से लेकर के कई जगहों पर एक साथ छापे। जिन लोगों के सहारे हमें यह लगता है कि राज्य में अच्छी योजनाएं इंप्लीमेंट होगी, राज्य का विकास होगा, वो लोग राज्य की योजनाओं के नाम पर किस तरीके से लूट करते हैं वो तो हम देख लिया हमने। इस वक्त हम चलते हैं इस वक्त सत्यव्रत किरण के पास में। सत्यव्रत किरण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पल्स हॉस्पिटल से। एक बात सत्यव्रत लगातार बार बार चर्चा में है, वो ये कि ये जितना बड़ा हॉस्पिटल ये बना है इसमें 100 करोड़ से ज्यादा 120-25 करोड़ इसमें इसकी टोटल जो कॉस्टिंग है वो मानी जा रही है कि इसमें लागत आई होगी, क्योंकि इक्विपमेंट्स भी हैं, बिल्डिंग भी है और जो चीजें इसमें होंगी, और जबकि लोन लिया गया है सिर्फ 23 से 24 करोड़ का। तो जाहिर सी बात सवाल तो बन रहा है। तो फिलहाल पल्स हॉस्पिटल में अभी की स्थिति क्या है? पल्स हॉस्पिटल में क्या इलाज वगैरह तमाम चीजें चल रही हैं या फिर अब चीजों को वहां से समेटा जाना भी शुरू हो गया? क्योंकि अटकलें तो यही लगाई जा रही है कि इसीलिए हो सकता है। जो हमारे सूत्र हैं वो हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि जो ईडी है वो पल्स अस्पताल को सील कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जब पूजा सिंघल के सभी ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, चाहे वो रांची हो, बिहार हो या फिर देश के अन्य हिस्सों में जहां जहां छापेमारी चल रही थी, उन सभी छापेमारी में सबसे ज्यादा जो समय है वो ईडी की जो रेड है वो पल्स अस्पताल में हुई थी, करीब 36 घंटे तक। सत्यव्रत हम आपके पास आएंगे, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले हमें लगता है दर्शकों को वो दिखा लेना चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, कैसे उसमें पल्स हॉस्पिटल में ये तमाम चीजें होती होंगी। तो क्या पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक जाके पल्स हॉस्पिटल से मरीजों की सेवा के नाम पर काला खेल चल रहा था? ये एक बड़ा सवाल लगातार, क्योंकि जिस तरीके से इसमें पैसों का घालमेल सामने आ रहा है, इस हॉस्पिटल के निर्माण में ही आ रहा है, उसके साथ ही ये सवाल खड़े हो गए थे। ईडी की कार्रवाई में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए, जिसके बाद पल्स हॉस्पिटल पर ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों की माने तो पल्स अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती रुक सकती है और जल्द ईडी पल्स अस्पताल को अटैच भी कर सकता है। एक रिपोर्ट दिखाते और फिर सत्यव्रत किरण हमारे साथ लगातार बनेंगे, इस मामले पर जानकारी देंगे। एक रिपोर्ट पहले। क्या पल्स अस्पताल मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया है? क्या पल्स अस्पताल में खपाया जाता है काला धन? क्या पल्स अस्पताल के निर्माण में लगी ब्लैक मनी? ऐसे कई सवाल हैं जो पल्स अस्पताल पर खड़े हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो ईडी की छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो पल्स अस्पताल की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।
सूत्रों की माने तो पल्स अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती रुक सकती है। पल्स हॉस्पिटल को जल्द अटैच कर सकता है ईडी। सूत्र बताते हैं अस्पताल बनाने में खपाया गया काला धन। पल्स हॉस्पिटल बनाने में करीब 120 करोड़ की लागत। अस्पताल बनाने के लिए सिर्फ 23 करोड़ लिए गए। कहां से आए बाकी के 100 करोड़ रुपए? पूजा सिंघल और उनके पति के पास कहां से आए 100 करोड़? HDFC बैंक से लिया गया था 23 करोड़ का लोन। एक हफ्ते के भीतर सील हो सकता है पल्स अस्पताल। पूजा एंड कंपनी के नाम पर 20 शेल कंपनियों का खुलासा। 20 शेल कंपनियों के बारे में ईडी कर रही जांच। सबसे ज्यादा लंबे समय तक यानी कि करीब 36 घंटे तक ईडी की जो टीम है वो रांची के बरियातू स्थित पल्स अस्पताल में मौजूद रही। उस दौरान ईडी के टीम को पल्स अस्पताल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि ईडी के टीम को पल्स अस्पताल से कई लैपटॉप और कंप्यूटर का हार्ड डिस्क मिला है। फिलहाल यह सूचना आ रही है कि हो सकता है पल्स अस्पताल को ईडी की जो टीम है वो अटैच करते हुए सील कर सकती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा ने HDFC बैंक से पल्स अस्पताल के निर्माण के लिए करीब 23 करोड़ रुपए लोन लिया था, जबकि पल्स अस्पताल के निर्माण में 120 करोड़ रुपए की लागत खर्च हुई है। अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि बाकी बचे 97 करोड़ रुपए कहां से आए थे। फिलहाल यह भी सूचना आ रही है कि ईडी जो है वो इस बात की जांच कर रही है कि कहीं पल्स अस्पताल का इस्तेमाल काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए तो नहीं किया जा रहा था। सूत्रों ने हमें यह भी बताया है कि हो सकता है आने वाले कुछ घंटे के बाद पल्स अस्पताल नए मरीजों के भर्ती पर रोक लगा सकता है। इस मामले में पूजा के पति अभिषेक झा और सीएस सुमन कुमार सिंह को आमने सामने बिठाकर ईडी ने सवाल जवाब किया। ईडी के जोनल ऑफिस में दोनों से पूछताछ की गई। वही आरोप है कि पल्स अस्पताल की जमीन भी है अवैध। पल्स अस्पताल का एक हिस्सा भुजहरी जमीन पर है। भुजहरी जमीन आदिवासी जमीन की श्रेणी में आता है। भुजहरी जमीन ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। भुजहरी जमीन की कैसे और किसने की खरीद बिक्री? जाहिर है पल्स अस्पताल में मरीजों की सेवा के बहाने काला खेल चल रहा था, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई में उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। ऐसे में पल्स अस्पताल पर गाज गिर सकती है, हॉस्पिटल सील हो सकता है। फिलहाल क्या कुछ होता है, ईडी आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या पल्स अस्पताल सील हो जाएगा, यह सभी आने वाला समय में ही पता चल सकेगा। सहयोगी सुशील के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो देखा आपने एक अस्पताल जिसके निर्माण में करोड़ों रुपए लगते हो और वो करोड़ों रुपए आपके पास पहले से मौजूद होते हैं। आपको लोन लेना पड़ता है सिर्फ 23 करोड़ का, 100 करोड़ आपके पास होती है। 100 करोड़ आए कहां से होंगे? अगर हम बात करें अभिषेक झा की, जो कि पूजा सिंघल के पति हैं, तो अभिषेक झा पहले एक कारोबारी रहे स्वास्थ्य के जुड़े हुए और पल्स डायग्नोसिस सेंटर जो है वो चलाते रहे हैं। लेकिन इस बीच में कई सवाल हैं। अभी इन सवालों के सवाल जवाब तलाशे जाने हैं। तो देखिए, पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा एक मामला है और इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल क्या क्या हो सकते हैं? मामले में इनकम टैक्स की भी एंट्री हो गई है, ये भी जानकारी आ रही है इस पूरे मामले में। अब इनकम टैक्स सीबीआई को भी पत्र लिखा जा चुका है इसमें। तो देखिए, 3 केंद्रीय एजेंसियां इसमें शामिल हो गए। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रालयों को भी इस बाबत अलर्ट कर दिया गया है। जो जिन मंत्रालयों के तहत ये चीजें आती होंगी सबको अलर्ट किया गया है। सुमन और अभिषेक के सामने 60 सवाल रखे गए। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। 60 सवाल पूछे गए अब तक। सभी सवालों के जवाब के आधार पर अब आगे कार्रवाई होगी। तो देखिए, सुबह से ही लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है और 60 सवाल पूछे गए हैं और कभी भी गिरफ्तार हो सकता है अभिषेक झा। यह भी एक बड़ी जानकारी।
अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है सीए सुमन सिंह की, लेकिन अब अभिषेक झा की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक जो बड़ी चीज सामने आ रही वो ये कि इसमें टैक्स में भी चोरी की गई है। तो अब हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, हम लगातार इसी बात को बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच में हम इमरान के पास चलते हैं। इमरान, देखिए नई जानकारी जो इस वक्त हमें आ रही है, जो आपके जरिए पहुंची है कि अभिषेक झा कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। यह बड़ी जानकारी आपने दी है। अब क्या आगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रक्रिया अभी तक चल चुकी है? बिल्कुल पंकज, जिस तरह से सुमन कुमार को अरेस्ट किया गया था जिस प्लानिंग के तहत, उसी प्लानिंग के तहत जो है अभिषेक झा पर भी दबिश जो है ईडी बना रही है। याद होगा जब ईडी की टीम के द्वारा जब छापेमारी की गई थी, उसके बाद सुमन जो कि अपने घर पे ही मौजूद था, उनको वहां पर रहने के बावजूद वो अपने साथ ईडी की टीम नहीं लेके गई थी। हालांकि रात्रि के वक्त में जब पैसे या दस्तावेज को लेकर के ईडी की टीम अपने साथ जा रही थी, तो जो सुमन कुमार के भाई हैं पवन, उनको अपने साथ ईडी की टीम लेके तो गई थी, लेकिन उसको वापस देर रात ला करके छोड़ा गया। और अहले सुबह, उसी दिन अहले सुबह जो है वो सुमन कुमार को ईडी की टीम अपने साथ लेकर के चली गई। दिन भर पूछताछ किया गया, सुबह से लेकर के देर शाम तक पूछताछ की गई, और शाम होते होते उसे अरेस्टिंग दिखा दी गई, और फिर शाम को उनको मेडिकल जांच कराते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज आलम यह है कि वो रिमांड पर, ईडी के रिमांड पर इसी ईडी कार्यालय के अंदर में उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक उसी के तर्ज पर अभिषेक झा के साथ भी जब पूछताछ की जा रही है, तो पहले दिन जब पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी हुई, अभिषेक झा के घर पे छापेमारी हुई, पूजा सिंघल के घर पे छापेमारी हुई, तो इन दौरान जो है अभिषेक झा को कहीं पर भी टच नहीं किया गया। उनको वहां पर पूछताछ के नाम पर कोई कड़ाई से किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की गई। लेकिन जैसे ही ये पूरे सर्च को खत्म किया गया, उसके बाद एक सम्मन अभिषेक झा को भेजा गया कि वो उसे कहा गया कि आप अपना पक्ष रखने के लिए आज के दिन रविवार को सुबह 9 बजे तक ईडी के दफ्तर पहुंचे। ईडी के दफ्तर में अभिषेक झा पहुंचते भी है अपने पक्ष को रखने के लिए, लेकिन यहां आकर के वो अटक जाते हैं, क्योंकि पिछले 10 से 11 घंटे अब होने को है और लगातार अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान तकरीबन 60 से अधिक सवालों के जवाब जो हैं ये पूछे जा रहे हैं। 60 सवालों से अधिक पूछे गए हैं, और इन सवालों के जवाब जो हैं अभिषेक झा कितने दे पा रहे हैं, इनसे वो जो है सारी चीजें जो है वो संतुष्टि नहीं हो पा रही है ईडी की टीम। ऐसे में एक बात और उठता है कि इस पूरे मामले में किसी को भी आप कि अगर हिरासत में लेते हैं, अगर पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो 24 घंटे से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन अभी 10 घंटे हुए हैं, 10 से 11 घंटे हुए हैं, अभी भी ईडी के पास 12 घंटे से अधिक समय है। सुबह के 9 बजे तक आप अभिषेक झा से पूछताछ कर सकते हैं। सुबह का वक्त मतलब रविवार के दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर के जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सुबह जो है वो अभिषेक झा को गिरफ्तार दिखाते हुए ईडी की टीम के द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, कई चीजें जो हैं, लेकिन एफआईआर करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अभिषेक झा से जुड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, बड़ी जानकारी आपने दी इस वक्त। तो देखिए, और एक बार फिर से देखिए, जानकारी दर्शकों को दे दे कि अभिषेक झा जो कि पूजा सिंघल के पति हैं, उनसे सुबह से पूछताछ हो रही है। 9 बजे सुबह से पूछताछ शुरू हुई, 24 घंटे तक उनसे पूछताछ हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और चीजें आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो अब एक बार फिर से सत्यव्रत के पास चलते हैं। हम फिर से चलते हैं एक बार सत्यव्रत किरण के पास। सत्यव्रत, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, अगर कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो कोई डायग्नोस्टिक सेंटर हो, वो कितने साल चलता है तो वो 100 करोड़ कमा पाएगा। ठीक है, मान लिया उसमें 50 करोड़ उन्होंने दिए होंगे, 50 करोड़ पूजा सिंघल से मिले होंगे, जाहिर सी बात है, चलिए मान लेते हैं ये भी। फिर भी कितने साल लग सकते हैं कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वाला शख्स, कोई उसका संचालक, देखते ही देखते वो एक बड़े अस्पताल का मालिक बन जाता है, जिसकी लागत 100 करोड़ से पार पहुंच जाती है। ठीक है सत्यव्रत, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर और इस वक्त आ रही है, पूजा के पापलोग के भागीदारों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। ईडी को पूजा सिंघल के घर से एक डायरी मिली है, जिसमें कई अधिकारी, नेता, विधायक और बिल्डर के नाम और
पते मिले हैं, साथ ही लेन देन और निवेश की पूरी जानकारी भी उसमें मिली है। ऐसे में ईडी जल्दी कई सफेद पोशों के चेहरे से नकाब उतार सकता है। एक रिपोर्ट फिर से आपको दिखा लेते हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं को छूती हुई रिपोर्ट है और इस पर फिर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। इसके राजनीतिक पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे, सत्यव्रत से भी जानेंगे, चूंकि वो मेडिकल कवर करते हैं तो चीजों को। लेकिन पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए एक बार फिर से। आईएएस पूजा सिंघल पर कसता जा रहा शिकंजा। पूजा के पति अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ। सीए सुमन और अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ। दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब। आईएएस पूजा सिंघल पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह को आमने सामने बैठाकर ईडी की टीम ने सवालों की बौछार कर दी। सीए सुमन कुमार सिंह के आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपए मिले थे। सूत्रों की माने तो इस पैसे के बारे में दोनों से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की, साथ ही कई और सवाल जवाब भी किए। इधर सूत्रों की माने तो ईडी को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास से एक डायरी मिली है। ईडी को मिली पूजा सिंघल की डायरी। कई बड़े अधिकारी, नेता, विधायक के नाम। डायरी में कई बिल्डरों के भी नाम और नंबर। लेन देन और निवेश के बारे में भी जानकारी। कई सफेद पोश हो सकते हैं बेनकाब। वही ईडी की कार्रवाई में अब तक कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई सफेद पोश बेनकाब भी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खुलासे। ईडी की छापेमारी में मिले कई अहम दस्तावेज। आईएएस पूजा सिंघल के घर से 2 पैन कार्ड जब्त। एक पर रांची का पता, दूसरे पर गाजियाबाद का। सीए के घर और दफ्तर के पते पर कई कंपनियां निबंधित। कई कंपनियों के निर्देशक हैं सीए के भाई पवन कुमार सिंह। पूजा के रिश्तेदार सिपिका और कमलेश सिंघल भी है निदेशक। ईडी की कार्रवाई में 20 से ज्यादा सेल कंपनियों का खुलासा। सेल कंपनियों के जरिए ब्लैक मनी को किया जाता था व्हाइट। सेल कंपनियों के खुलासे के बाद कोलकाता के दंपति रौनक अग्रवाल और प्राची अग्रवाल ईडी के निशाने पर हैं। सूत्रों की माने तो अग्रवाल दंपति सेल कंपनियों का संचालन करता था। सीए सुमन कुमार सिंह 5 दिनों की ईडी रिमांड पर है। वही कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज मिलने और सेल कंपनियों के खुलासे के बाद ईडी ने सीबीआई को भी जांच की अनुशंसा की है। जाहिर है ऐसे में आने वाले दिनों में कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। रांची से मोहम्मद इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो सत्यव्रत और बाकी बारे सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा एक ब्रेक के लिए। तो चलिए एक बार फिर से हम इसी खबर पर आते हैं और इसी खबर से जुड़े हर एक पहलू को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे जाता है, इतना आसान कैसे लगता है और कितने आसानी से हो जाता है। बहुत बड़ी चीज अपने आप में कि देखते देखते कोई अस्पताल खड़ा हो जाता है जो पहले उसका मालिक जो होता है अस्पताल का, वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहा होता है और उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं। ठीक है, आईएएस पत्नी उनकी थी, व्यवस्था हो गई होगी, लेकिन इतना ज्यादा कैसे, 100 करोड़ कैसे बिना लोन लिए हुए। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, तो आप चूंकि देखिए आपसे ये सवाल बड़ी सामान्य सा सवाल है ये, और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बिल्कुल सत्यव्रत हम चाहेंगे आपसे जानना ये चीज इसको कि बहुत इमरान कुछ नई चीज इमरान के पास चलते। इमरान के पास चलते। इमरान अभी ईडी के दफ्तर के पास में है, कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ नई जानकारी शायद निकल कर ईडी से कुछ नई जानकारी। इमरान देखिए, अब तक जो है इस गेट का इस्तेमाल गाड़ी को अंदर और बाहर लाने के लिए किया जा रहा था, लेकिन एक दूसरी दरवाजे का भी इस्तेमाल ईडी के अधिकारियों ने की है। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर के समझा जा रहा था कि शायद उससे किसी को ले जाने की कोशिश की जा रही है, किसी को लाने की। तो फिलहाल जो गाड़ी में जो थे वो ईडी के अधिकारी थे जो कि बाहर यहाँ से निकले हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में कई पहलू है जिसकी जाँच ईडी की टीम कर रही है और कड़ी पूछताछ की जा रही है। तो उम्मीद है कि ईडी के द्वारा जिस तरह से अब यहाँ
पर जो है हलचलें तेज कर दी गई है। पहले दिन भर ये जो गेट को खुला रखा गया था, फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। दूसरे गेट का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए ईडी के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है कि आने वाले कुछ घंटों में कई चीजें जो हैं वो तब्दीली हो सकती है और कई चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। नजर बना रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जिस जगह पे मौजूद है बहुत ही महत्वपूर्ण वो जगह है और वहां पर कभी भी किसी को लाया ले जाया जा सकता है। तो अब पता नहीं ईडी के रडार पर कौन होगा और ईडी अब किसको अपने साथ लेकर पूछताछ के लेकर जाएगी। तो बिल्कुल आप नजर बना रहे हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ईडी के जो मेन गेट को है उसको बंद कर दिया गया है, दूसरे रास्ते का दूसरे गेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो मतलब कुछ ऐसी चीज जिससे मीडिया से छुपा कर रखना है, शायद ये कोशिश हो सकती है, जिसे सार्वजनिक नहीं करना होगा ये कोशिश हो सकती है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो जिस गेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उस गेट से आखिर किसको ले जाया या किसको लाया जा रहा है, ये दोनों चीजें इस पर हो सकती है। या तो अभिषेक झा को बाहर कर दिया जा रहा है या फिर हो सकता है कि किसी और को लेकर आने की बारी है। हालांकि अभी तक जो हमारे सहयोगी इमरान जानकारी देते हैं कि कोई अधिकारी यहां से निकले हैं, तो फिलहाल अभी लेकिन नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो एक बार फिर से सत्यव्रत के पास ही चलते हैं। सत्यव्रत, जैसे कि मेरा बहुत ही सीधा सा सवाल मेरा था आपसे और मैं जानना भी चाहूंगा कि अगर जैसे एक सामान्य सी गाड़ी भी होती है, हम लेते हैं डाउन पेमेंट करते हैं, उसका 20-25 या 30% डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी हिस्सा जो है उसके लिए लोन लेते हैं। या तो मामला बिल्कुल उल्टा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 75-80% आपके पास था, आपने सिर्फ 20 से 30% आपको लोन की जरूरत थी। तो बड़ा गजब मामला हो गया। और अभी कोई ऐसा नहीं कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 5 लाख का मामला है, 100 करोड़ और 23 करोड़ का मामला है। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल बिल्कुल गजब मामला है पंकज, क्योंकि मुझे तो लगता है कि शायद 23 करोड़ रुपए और पल्स अस्पताल प्रबंधन को लोन लेने की भी जरूरत नहीं थी। जब उनके चेले चपाटी यानी कि जब सुमन सिंह के पास 17-18 करोड़ रुपए निकल सकते हैं आसानी से, तो शायद 23 करोड़ रुपए HDFC से लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मजबूरी है, विभाग को दिखाना है, लोगों को दिखाना है कि आखिर इतना बड़ा जो इमारत आपने खड़ा किया उसके लिए पैसा कहां से लाया। तो शायद यह दिखाया जाएगा कि 23 करोड़ रुपया जो है वो हमने HDFC से लोन लेकर लिया, यानी कि कर्ज लेकर अस्पताल बनाया है। लेकिन फिलहाल ईडी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर 120 करोड़ के लागत से बने इस बिल्डिंग में 23 करोड़ रुपए लोन लिए गए और बाकी के जो 97 करोड़ रुपए हैं वो कहां से लाए गए, किसके पैसे थे, किसने इन्वेस्ट किया। फिलहाल जो इस अस्पताल के मालिक हैं वो पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा, वो इस अस्पताल के मालिक है। और आपने जैसा बताया कि पहले जो है वो अभिषेक झा पल्स डायग्नोस्टिक यानी कि पल्स जांच घर का जो है वो मालिक हुआ करते थे। आप समझिए कि एक मामूली जांच घर से इतना पैसा मिल गया, या फिर शायद अभिषेक झा की किस्मत ऐसी थी कि बरियातू रोड में ऐसे सैकड़ों आपको डायग्नोस्टिक सेंटर मिल जाएंगे जो पिछले कई दशकों से चल रहे हैं। लेकिन किसी की किस्मत अभिषेक झा के जैसी नहीं थी कि कैसे एक डायग्नोस सेंटर से इतना बड़ा इमारत खड़ा कर पल्स अस्पताल बना लिया जाए। 100 करोड़ रुपए कहां से आ जाएंगे, शायद ये अभिषेक झा की किस्मत। बिल्कुल सत्यव्रत आएंगे आपके पास एक बार फिर से, लेकिन एक बार फिर से हम ईडी के दफ्तर चले, उसके गेट को खोला गया है, ये एक नई तस्वीर सामने आ रही है। और हमारे साथ इमरान बने हुए। इमरान, एक नई चीज देखने को मिली, अभी गेट बंद किया गया था और अभी गेट वापस से खोला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं ईडी की वो क्या कर रहा है। मतलब क्या चीज है, नई चीज हम देख रहे हैं यहां पर इस वक्त। देखिए जो मौजूद ईडी के अधिकारी हैं उनकी अपनी गाड़ियां जो हैं अंदर और बाहर करने के लिए पहले चूंकि सुबह से ही गेट खुली थी, अब गेट बंद कर देगा। अब एक ईडी के अधिकारी की गाड़ी अंदर जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए ही गेट को वापस खोला गया है। हालांकि इस जगह पर लगातार जिस तरह से दोनों ही से पूछताछ की जा रही है, चाहे वो सुमन हो या फिर अभिषेक झा हो, दोनों से ही लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के जो डेवलपमेंट है वो लगातार अलग अलग एंगल से की जा रही है पंकज, तो अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं या तो अभिषेक झा को यहाँ से आज देर रात को यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, वापस अपने घर जाएंगे, या फिर सुबह तक अगर उसे रखा जाता है तो कहीं ना कहीं 24 घंटे से पहले ईडी के लिए मजबूरी होगी कि उसे गिरफ्तार दिखानी होगी या फिर हिरासत में दिखाना होगा और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में और मेडिकल जांच करानी होगी। ये सारी चीजों पर नजर बनानी होगी, नजर आने वाले समय में ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन इतना तो साफ है
कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार सक्रिय हैं और अलग अलग जगह से, चाहे दोनों ही गेट का, पिछले 3 दिनों से हम ईडी के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पहला मौका है जब दूसरे गेट का इस्तेमाल किया गया और दूसरे गेट से गाड़ियों को बाहर निकाला गया, उसमें अधिकारी बैठ करके बाहर निकले हैं। तो मतलब साफ है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है बिल्कुल गोपनीयता के तहत और बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं। फिलहाल जिस तरह से लगातार पूछताछ की जा रही है, 8:30 बज गए और ऐसे में सुबह 9 बजे अभिषेक झा को बुलाया गया था। तकरीबन 11.5 घंटे इस पूरे पूछताछ के हो चुके हैं अभिषेक झा के साथ। वहीं संदीप को दोपहर 1 बजे यहाँ पर लाया गया है और पिछले 3-5 दिनों तक उनसे आज से लगातार पूछताछ भी की जाएगी। तो पंकज, कई सवाल है, कई जवाब है जिनको ईडी तलाश करने के लिए हर एक तरह के जो हथकंडे हैं उनको अपना रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में कई बड़ी सफलताएं भी मिलेगी। इस बीच देखिए एक और बड़ी जानकारी हमारे पास पहुंच रही है। पूजा के पापों का नया खुलासा हम करने जा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास पहुंची है, तो दर्शकों को हम उससे रूबरू कराते हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी है, रांची से पूजा के पापों का नया खुलासा हुआ। एक कॉफी शॉप है, मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग का जो अड्डा है, एक कॉफी शॉप निकला है। कॉफी शॉप, समझिए, अंदाजा लगाइए, इस कॉफी शॉप से ही मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा खेल चल रहा था। यहां आते पूजा सिंघल के तमाम साझेदार और यहीं से वो पूरा खेल खेला जाता है। कॉफी शॉप से ही होती है तमाम तरह की डील और यहीं से सब कुछ होता है। कॉफी शॉप की सीसीटीवी में छिपे हुए हैं कई राज और ईडी अब यहां से भी फुटेज को खंगाल सकती है और खंगालेगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे कि आखिर पूजा सिंघल के साथ किन किन लोगों की बैठकें होती थी, किन किन के साथ मीटिंग होती थी। लालपुर पेंटालुंस के नीचे मौजूद है ये कॉफी शॉप और उसी बिल्डिंग में है सीए सुमन सिंह का दफ्तर भी। तो ईडी सीए सुमन सिंह का भी दफ्तर खंगाल चुकी है और उन सब के बीच में एक नई चीज सामने आई है और वो है कि कॉफी शॉप एक लालपुर में है, वहां पर ही होती थी डील। ये बड़ा खुलासा। राकेश के पास चलते हैं सीधा। राकेश, निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंच रही है, हम तक आप पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि कॉफी शॉप के होने का खुलासा हुआ कि कॉफी शॉप ही वो मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा था जहां से सब कुछ होता था। क्या जानकारी है, कहां पर है, ये सब कुछ जानना चाहेंगे आपके जरिए। हालांकि हम लगातार सुनते थे कि मीटिंग वगैरह करना है तो चलिए वो वहां पे कॉफी शॉप में चल लेते हैं और दिल्ली में खासतौर पर चलन हमेशा से रहा है। अब देखिए रांची में भी वो चलन होता नजर आ रहा है, यानी कॉफी शॉप यानी खतरे वाला कोई अड्डा है। अब ये समझ कर चलना पड़ेगा। कहां पर खड़े आप? देखिए उसी कॉफी शॉप के बगल में मैं खड़ा हूं और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि पहले उस कॉफी शॉप की तस्वीर को लाइव दिखाएं अपने दर्शकों को। देखिए यही वो कॉफी शॉप है जिसके बारे में ये जानकारी आ रही है। ये जानकारी न्यूज़ 11 के पास आई है कि यहीं से तमाम तरह के बिजनेस डील हुआ करते थे और ठीक इसके ऊपर चूंकि आपको भी जानकारी है कि यही उनके जो सीए है उनका ऑफिस था और इसी ऑफिस में हालांकि ईडी ने छापेमारी इससे पहले कर रखा है, लेकिन इस कॉफी शॉप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इसी कॉफी शॉप में तमाम वो बिजनेस डील हुआ करते थे, तमाम वो क्लाइंट्स यहाँ आते थे और मीटिंग होती थी, तो हर कुछ यहीं से डील होता था और पूरा एक पूरा नेक्सस जो रहा है उस नेक्सस के तहत ये काम होता रहा है। और उसका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा पार्ट कह ले आप कि ये कॉफ़ी शॉप है जो मेरे पीछे है, पेंटालून्स के ठीक नीचे बेसमेंट एरिया में ये कॉफ़ी शॉप है और यहीं तमाम तरह के डील्स होते थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मसला हो या भी किसी भी तरह का डील हो तो यही वो जगह है जहां क्लाइंट्स आते थे और यहां से डील होती थी। तो ये सीधी तस्वीरें हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बड़ा खुलासा। और चूंकि अब तक इस बात से ईडी भी अनभिज्ञ है, ईडी को भी इस बात की जानकारी नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि माफ कीजिएगा, न्यूज़ 11 के इस खुलासे के बाद, इस कॉफी शॉप के खुलासे के बाद इसकी यहाँ भी जांच होगी और जांच में आप देखेंगे कि कई अहम दस्तावेज, कई अहम चीज़ें यहाँ से भी निकल कर आएंगी अगर यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। तो फिलहाल उसी कॉफ़ी शॉप के बाहर मैं खड़ा हूँ और न्यूज़ 11 के दर्शकों को ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉफ़ी शॉप कोई साधारण कॉफ़ी शॉप नहीं है। आम लोग ज़रूर यहाँ जाते हैं, लेकिन आम से ज़्यादा वो ख़ास चेहरे
यहाँ पहुंचते हैं। तो राकेश जिस कॉफी शॉप का आपने खुलासा किया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा सेंटर है, एक बड़ा केंद्र है राजधानी रांची में, जहां पर तमाम तरह के बिजनेस डीले होती रही हैं, और वहां पर अगर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए तो चीजें निकल कर आ भी सकती है। क्या यहां पर पूजा सिंघल के लगातार या अक्सर जाने की बात भी सामने आई? क्या पूजा सिंघल जाते रहे, अभिषेक जाते रहे, या फिर सीए सुमन जो है वो जाते रहे? क्या जानकारी कुछ ऐसी मिल पा रही है? ये सुमन कुमार सिंह की बात करें, चूंकि उनका दफ्तर ऊपर में ही है, इसी बिल्डिंग में उनका दफ्तर है, जहां ईडी ने एक दिन पहले छापेमारी की थी, तो जाहिर तौर पर यह कनेक्शन है और उसी कनेक्शन के तहत यहाँ उनका आना जाना जरूर था। लोगों से वो मिलते थे, जो बिजनेस डील के लिए जो लोग आते थे, और जो बातचीत होनी होती थी इसी कॉफी शॉप में बातचीत होती थी, तमाम लोगों के बीच वो बातचीत होती थी, ताकि लोगों तक वो किसी तरह का कोई शक न हो। तो बेहद कॉमन एरिया चुना गया था बिजनेस डील को लेकर। किसी तरीके का अगर जो लेन देन की बात होती थी तो यही जगह पर होती थी, और इसी में वो सारा डील होता था। तो आप समझ सकते हैं, चूंकि ऑफिस ऊपर था और नीचे ये कॉफी शॉप है, तो जाहिर तौर पर रोजाना आना जाना होता था। अब पूजा सिंघल के पति के बारे में भी जानकारी है कि वो भी यहाँ आया जाया करते थे। जब बड़े लोगों से मिलना होता था, कोई बड़ा बिजनेस डील होता था, तो यहीं वो मीटिंग होती थी, मीटिंग फिक्स की जाती थी, और यहीं से सारा कुछ प्लान किया जाता था। पंकज, बिल्कुल। तो राकेश, जो इस शॉप की बात की जा रही है, जो कॉफी शॉप की बात की जा रही है, क्या ये इसका जो है इसका ऑनर का, हालांकि हम क्या नाम जान के क्या करेंगे, खैर अलग बात है ये, लेकिन क्या इसके ऑनर को इस बात की जानकारी तो होगी ही कि अगर लोग बिजनेस डील के लिए आते हैं तो वो किसी भी वहां पर सीसीटीवी का वो इस्तेमाल नहीं करेगा कि भविष्य में उसे कोई खतरा ना हो जाए? शायद ऐसा भी होता हो। आम कॉफी शॉप है, और आम से लेकर खास, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, हर कोई आता है और सीसीटीवी तमाम दुकानों में लगी रहती है। तो जाहिर तौर पर अगर सीसीटीवी को खंगाला जाता है, अगर 1-2 महीने के पीछे के रिकॉर्ड्स को अगर खंगाला जाता है, तो कई सारे चीज़ निकल कर सामने आएंगे। यह आएगा कि वैसे कौन लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं, बिजनेस में कौन कौन पार्टनर हो सकते हैं, तो तमाम चीज़ें हैं और जिसके खुलासे होने अभी बाकी है। हम लगातार इसलिए इस बात को दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें अब तक अनछुई है, अब तक ये चीज़ें ईडी के पहुंच से दूर है। ईडी ने ज़रूर उनके सीए का, चूंकि यही दफ्तर है, उस दफ्तर पर ईडी के तरफ से छापेमारी ज़रूर की गई, लेकिन ये जो कॉफ़ी शॉप है जिसके बारे में अब खुलासा किया जा रहा है, जो न्यूज़ 11 के पास जो जानकारी निकली है, इससे अभी भी जो ईडी है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पहुंच से दूर है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि न्यूज़ 11 के इस खुलासे के बाद ईडी की ज़रूर यहाँ जांच पड़ताल होगी, ईडी ज़रूर यहाँ अपने तरीके से चीज़ों को खंगालने का कोशिश करेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे अहम सबूत यहाँ से निकलेंगे। यहाँ किस तरीके से नेक्सस काम करता था, कौन कौन लोग आते थे, कौन कौन हाई प्रोफाइल चेहरे आते थे, वो सब कुछ सीसीटीवी में चूंकि कैद है, और ईडी अगर खंगालता है इन तमाम चीज़ों को, तो यहाँ से कई चीजें जो है, कई बड़ी सूचनाएं जो है, कई बड़े नाम जो है, वो निकल कर सामने आ सकते हैं। पंकज, तो ऐसा भी क्या मानकर चल राकेश कि न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का ये अड्डा था जहां पर बिजनेस डील होती थी, वहां डील होती थी, बल्कि शायद हवाला भी ऑपरेट करता हो ये कॉफी शॉप की भूमिका रही हो, ऐसा भी तो मानकर चल सकते हैं? ऐसा संभावना है? बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, और जिस तरीके से लगातार ईडी की दबिश बढ़ी हुई है, लगातार पैसों पर जिस तरीके से निकले, और आपने देखा होगा कि सीए के घर से जिस तरीके से 19 करोड़ से ज़्यादा रकम निकला है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद हवाला के जरिए भी पैसे का लेन देन होता होगा, और यही वो जगह है जहां से ये तमाम चीज़ें होती होंगी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि न्यूज़ 11 के पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं है कि यहाँ से हवाला का कारोबार होता था या नहीं होता था, लेकिन इतना ज़रूर है, जो जानकारी न्यूज़ 11 के पास है वो ये है कि ये महत्वपूर्ण जगह है, और इस जगह से तमाम वो बिजनेस डील्स होते थे, तमाम वो क्लाइंट्स यहाँ पर आते थे जिनके साथ बिजनेस की बातचीत होती थी, बिजनेस के डील किए जाते थे, लेन देन होता था। मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात कही जा रही है, इसकी भी जानकारी है न्यूज़ 11 के पास, लेकिन हवाला का कारोबार यहाँ से होता था कि नहीं, हवाला के जरिए पैसे का लेन देन होता था कि नहीं, ये बात अभी पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती है, लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है पंकज, क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकल कर आ रही है, रांची से लेकर कोलकाता से लेकर तमाम बड़े शहरों में जिस तरीके से तार जुड़ रहे हैं, उससे आप इस बात को इनकार
इनकार नहीं कर सकते हैं कि यहाँ हवाला के जरिए पैसे का लेन देन नहीं होता होगा। पंकज, तो राकेश, अगर बहुत ही सामान्य शब्दों में ये समझना चाहें इस कॉफी शॉप के बारे में, तो बस आप ये मुझे बताइए कि ये कॉफी शॉप बहुत फेमस है, या फिर यहाँ कॉफी बहुत अच्छी बनती है, या फिर यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा था, या फिर सिर्फ और सिर्फ डील के लिए इसका इस्तेमाल होता था? मतलब क्या, अगर हम एक आम आदमी होने के नाते कॉफी शॉप ढूंढते तो क्या वाकई बहुत फेमस कॉफी शॉप है कोई, या बहुत ही यहाँ पे या बहुत लग्जरियस था जो सिर्फ बड़े और खास लोगों के लिए था? हम एक बार फिर अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा जूम करके इस कॉफी शॉप को दिखाए। पंकज, आप देखेंगे कि बेसमेंट एरिया है, यानी गाड़ियां लगातार निकलती हैं, गाड़ियां लगातार जाती हैं। इसी एरिया में ये कॉफी शॉप है और बहुत लग्जेरियस आप इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बेसमेंट एरिया है तो लोगों की पहुंच भी नहीं है। यहाँ आमतौर पर लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ कॉफी शॉप है कि नहीं है। हालांकि बाहर में बोर्ड जरूर लगा हुआ है, लेकिन बिजनेस के लिहाज से देखें, बातचीत के लिहाज से देखें, कॉन्फ्रेंस के लिहाज से देखें तो बहुत सटीक जगह है ये, क्योंकि बहुत एक तरीके से आप पर नजर नहीं हो पाती है, क्योंकि आप अगर बेसमेंट में जाते हैं तो आमतौर पर यही लगता है कि आप या तो अपनी गाड़ी पार्क करने जा रहे हो या फिर अपनी गाड़ी निकालने आ रहे हो। तो इस लिहाज से अगर चीजों को देखें तो बेहद एक तरीके से सेफ जोन आप कह सकते हैं। इस संदेहास्पद भी लग रही है कॉफी शॉप यहाँ पर होना अपने आप में। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, जुड़े हमारे साथ, और आपने बिल्कुल स्थिति को स्पष्ट कर दिया काफी हद तक कि अगर बेसमेंट में कोई कॉफी शॉप होता है लेकिन बड़ी गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं, और वो आम लोगों की पहुंच से दूर भी कहीं ना कहीं, मतलब इसलिए क्योंकि एक बेसमेंट में कॉफी शॉप अगर हो तो क्या कोई कॉफी पीने जाएगा वहां पर, और जाएगा तो कोई तो मकसद होगा, तो वही मकसद है। और यही बात हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इसी कॉफी शॉप में तमाम तरह की डीलें होती थी। बेसमेंट में लोग कार अपना पार्क करते थे, जो बड़े लोग होते थे, जो बिजनेस वाले लोग होते थे। कॉफी शॉप निकला है, कॉफी शॉप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।